मत पार्टी को जो वोट मिले थे वो मैजिकल नंबर था। मतलब हमारे लिए उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें अगर पूरी सत्ता भी मिल जाए मेरे लिए बेकार थी। हाँ, सुलक्षणा टंडन जी हमारे साथ में समाज के लिए काम करती हैं, पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठाती हैं और महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाती हैं। इस मामले में सुलक्षणा टंडन जी ने जो पैरवी की अतुल सुभाष के लिए हर दर पे गई और हर घर पे गई, लेकिन तमाम संघर्षों के बाद आखिर जीत जरूर मिली है। सीधा जैसा कि मैंने पाया सुभाष की को मौत हुई, जिन परिस्थितियों में मौत हुई, जो हालात पैदा किए और उसमें आपके जो संघर्ष है उसके बारे में ये अतुल सुभाष ये पहला केस नहीं है। ये घर घर में अतुल सुभाष जैसे लोग आत्महत्या कर चुके हुए। बस ये है कि उसका जो मकसद था वो समाज में एक जागरूकता का एक अभियान ले आया, जिस वजह से आज देखिए जगह जगह समाज में प्रोग्राम चल रहे हैं। और अगर ये प्रोग्राम इसी तरह से चलते रहे तो मुझे शायद लगता है, एक धुंधला सा शायद वर्ड मैंने इसीलिए जोड़ा कि कोई सरकार हमारी जाग जाए और इस पर कोई कार्रवाई कर ले और बदलाव आ जाए। एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि इस देश में जितनी भी योजनाएं आती हैं महिलाओं के लिए आती हैं, जितने भी कानून बनाए गए महिलाओं के लिए बनाए गए, सपा सरकार जब प्रदेश में आई 10-90 वुमेन पावर लाइन का गठन किया, मैं उसमें मौजूद था। मैंने सवाल भी किया कि पुरुषों के लिए कौन सी पावर लाइन है यहाँ पर। अगर कोई महिला किसी पुरुष को प्रताड़ित करती है अनावश्यक रूप से, तो वो पुरुष किस पावर लाइन पर फोन करेगा? इसका जवाब मुख्यमंत्री के पास, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनके पास नहीं रहा। तो क्या लगता है ये जो समाज है, ये जो देश है, और कहा भी जाता था कि जैसा मैंने कहा कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज आधी आबादी को पूरी वरीयता दी जा रही है। महिलाएं कुछ भी कर डालें। अभी आलमबाग में ज़्यादा समय नहीं बीता है, एक महिला ने कैब ड्राइवर को थप्पड़ों से उसकी बौछार कर दी, उसके बाद उसे हवालात में रहना पड़े। तो क्या लगता है ये सिस्टम, ये समाज, ये सरकारें क्या सिर्फ अब महिलाओं के वोट के लिए? नहीं, एक छोटी सी बात है, आलमबाग वाले कांड की आप बात कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे गोमती नगर में थी। मैं अपने बारे में तो इतना आपको बता दूं, अगर मैं उस टाइम वहाँ प्रेजेंट होती तो शायद मैं उस महिला का हाथ पकड़ लेती। अगर समाज में इस तरीके की महिला वारदात अंजाम दे रही है, किसी पुरुष को मार रही है, तो क्या वहाँ जो बाकी महिलाएं खड़ी थी वो किसी बेटे की माँ बहन नहीं थी? क्या वो आगे नहीं आ सकती थी? पुरुष नहीं रोक सकता, पुरुष के अधिकार नहीं थे? क्या वो महिलाएं भी सोई हुई हैं? वो आगे आके उसको पकड़ती? क्या कानून में बदलाव नहीं आएगा? क्यों महिलाएं भी सो गई हैं? तो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं देखिए, आपने अभी कहा कि पुरुष के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर पुरुष के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है तो सीधा सा सिंपल सी भाषा में ये है कि जिस वक्त उस लड़के पे आरोप लगता है ससुराल पक्ष से, उसकी औरत के पक्ष की तरफ से लगता है, उस टाइम सिंपल सा होता है कि वो केवल एक पुरुष नहीं होता, उसके साथ उसके माता पिता बहन जीजा सब रिश्तेदार, जिसमें अनेक महिलाएं होती हैं। सरकार को वो महिलाएं भी महिलाएं नहीं दिखती, वो भी सब की सब विक्टिम दिखती हैं कि ये सब अपराधी महिलाएं हैं, उन पे धड़ाधड़ धाराएं लिखी जाती हैं। अभी मेरे सामने एक मुद्दा आया है जिसमें बहू ने एक केस में एफआईआर में लिखवाया, क्या वो शब्द इतने घिनौने हैं कि सुनने में शर्म आती है कि 75 साल के, उनको मैं अपना भाई मानती हूँ, और 75 साल के जो ससुर जी हैं, उनकी बहू ने लिखवाया क्या कि 500 रुपये दे के मेरे ससुर जी रात को मेरी मालिश करवाने के लिए मुझे अपने बेडरूम में बुलवाते थे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? मुझे जवाब दीजिए इस बात पर। एक सवाल होगा, सवाल उसके बाद होगा। हमारा सवाल ये है कि समाज में जिस तरह से मामले आ रहे हैं, बीते 2, 4 या 5, 10 दशकों से बात करें, सारे मामले पुरुषों के खिलाफ आ रहे हैं। दहेज उत्पीड़न के मामले जो दर्ज किए जाते हैं झूठे साबित होते हैं, रेप के तमाम ऐसे मामले आते हैं। कुछ ऐसे मामलों को अगर छोड़ दिया जाए जो महिलाओं के विरुद्ध गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो समाज है, जो न्यायिक व्यवस्था है, इस पर किसी तरह का कोई असर होता नहीं दिख रहा। आपने भी कहा आप गृह मंत्री से मिली, आप डीजीपी से मिली, आप कमिश्नर से मिली, और एक सांसद ने आपकी सहायता की, मदद की, उसके बाद भी उस मामले को दबा दिया गया। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? क्यों नहीं आज सरकारें जो है, दोनों ही, आधी आबादी ये अगर है तो आधी आबादी पुरुष भी है, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं? एक्चुअल में क्या है ना, तो देखिए ये कमाई का जरिया बन चुका है। अगर जांच अधिकारी
जो जिसको हम आयु बोलते हैं, अगर वो जांच अधिकारी सही से विवेचना कर ले तो मुझे लगता है कि 50% मुकदमे तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर बहू एक दहेज की एक लंबी चौड़ी, वैसे गरीब होते हैं, लिखते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी शादी हम देने के लायक नहीं थे, और बाद में जब वो उसी FIR में एक दहेज की एक सिंपल पेपर पे एक वो देते हैं, पूरी लिस्ट देते हैं, तो क्या उसके बिल नहीं लेने चाहिए? विवेचना अधिकारी का सारा रोल विवेचना अधिकारी का होता है। क्या उसकी मानसिकता, क्या उसको तनख्वाह भी मिलती है, उसको घूस भी मिलती है, उसको डबल फायदा, तो वो क्यों बोलेगा हमारे पुरुषों की तरफ से? भाई उसकी दुकानदारी डबल चल रही है तो वो हमारा सहयोग क्यों करेगा? चलिए आप बताइए कि आपको अभी एक जगह से 1 लाख सैलरी मिल रही है जो आपको सरकार दे रही है, ठीक, और आपकी जेब में रोज 50,000 जा रहा है, तो आप बताइए, आप बोलेंगे मेरे फेवर में? करप्शन तो एक बहुत बड़ी नहीं, करप्शन की वजह से ही तो ये हो रहा है। ये एक कैंसर की तरह इस देश में काम कर रहा है। हमारा आखिरी सवाल है कि देश की आबादी, आधी आबादी को, क्योंकि आप खुद भी उसका हिस्सा है, महिला है, और आपने तमाम संघर्ष किए और आप उस समाज के लिए खड़ी है जो महिलाओं के विरुद्ध जाता है, तो आधी आबादी के लिए क्या कहना चाहिए? हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही कहना है कि आप जागरूक होइए और अपने अधिकारों को पहचानिए कि आपके ऊपर, आप बेटे की शादी करने से पहले, देखिए मेरा तो मानना ये है कि बेटे की शादी करने से पहले अच्छे जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनसे पहले मिले, एडवांस में सारी तैयारी करके रखें कि किस तरीके से आपके घर में एक आतंकवादी घुसने वाला है, आपको घुसने से पहले उसका घेरा कैसे बनाना है। ये बहू नहीं है, ये आतंक है, ठीक है। आतंक जब अंदर आ जाता है तो आप उसको किस फोरम पे साबित करेंगे, वो फोरम आपके लिए है नहीं, तो उसके लिए आपको पहले ही सोच के रखना है कि हमारे घर ये घटना भी घट सकती है, हमारे घर ये घटना भी घट सकती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सभी महिलाएं अपराधी हैं, महिलाएं अच्छी भी हैं, संस्कारी भी हैं, हम खुद महिला हैं, ऐसा नहीं है। हम भी बहुत सिंपल परिवार से आए, शादी हुई, शादी के बाद हमने भी अपना धर्म निभाया। आज इस बहू की वजह से मेरे पति की जान गई, उनके मुंह से अरेस्टिंग के टाइम ब्लड आ गया था जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने लेकिन उनकी डेथ को ही अपना एक समझ लीजिए कि ये सोच लिया था, उनसे वादा किया था उनकी अर्थी के ऊपर कि जितनी चिता में लकड़ी लगी है उतनी लकड़ी इस समाज में बैठे भ्रष्टाचार लोगों के साथ लगेगी अब, क्योंकि साहब को ठंडे नहीं होने देना। निश्चित रूप से बहू को लाना है, आतंकवादी को नहीं लाना है। आप भी समाज का हिस्सा है। जब भी आप अपने बेटे की शादी तय करें, जिस बहू को आप लेकर आ रहे हैं उसके बारे में जाने कि वो आप बहू ला रहे हैं या फिर एक आतंकी ला रहे हैं, इस पर भी हमें नज़र रखनी है। और इस समाज की आधी आबादी से मैं खुद कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर पुरुष प्रधान देश कहा जाता था और आज आधी आबादी आज महिलाएं पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रही, तो महिलाओं को भी समझना होगा कि एक पुरुष की जो जिम्मेदारी एक महिला के प्रति होती है उसे किस तरह से निभाता है, और उस महिला को भी समझना होगा कि उसे अपने परिवार से, जब वो किसी दूसरे परिवार का हिस्सा होती है, तो वहाँ पर उस संस्कारों को साथ रखना है और पुरुषों के साथ मिलकर काम करना है। इस समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी है उसे खत्म करना आपकी, हमारी और हम सब की और मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जब ऐसे मामले आते हैं तो इन मामलों को मीडिया कहीं ना कहीं से उसकी उपेक्षा करती नजर आती है, तस्वीरें नहीं नजर आती। और अगर किसी महिला का मामला होता है, निर्भया जैसा होता है, तो पूरे देश में कैंडल मार्च किया जाता है। अतुल सुभाष की मौत पर किस महिला या किस पुरुष ने या किस ऐसे समाज सेवी संस्थान ने कैंडल मार्च किया? सरकार और करप्शन के खिलाफ या फिर सिस्टम के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है, इसे भी हमें समझना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के उन लोगों तक, उन जिम्मेदारों तक ये संदेश पहुँचे कि आज सुलक्षणा जैसी एक महिला जो पुरुष के लिए उसके हक की आवाज़ उठा रही है और महिला होकर उठा रही है, और एक महिला होने के नाते किन समस्याओं और परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा है, ऐसी नौबत ना आए, ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हमें सतर्क रहना है। और एक अच्छा और सभ्य समाज देने के लिए हम आप सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इस खास इंटरव्यू में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।